नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी क्विजेस लगातार चल रही हैं और आज की क्विज में हम ढेर सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक, तो 99 से कटने वाली संख्या आपको तलाशनी है। अब इसमें आप 99 का पहाड़ा पढ़ें, ये कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधा आप ये देख लीजिए कि 99 कट किससे रहा है। इसको काटने वाले छोटे से छोटे जो नंबर है उनको तलाशिए, जैसे 9, 11, 3 से भी कटेगा, ये आप जानते ही हैं। फाइनली 11 और 9, तो इसे आप देख रहे हैं। अब इसमें इसके जो गुणनखंड हैं उन्हीं से आप इनको काटने का प्रयास कीजिए। इनमें से जितने भी नंबर दिए हैं ना, उनको 9 और 11 से डिवाइड कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो नंबर है ये दोनों से कट रहा है। 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, ऐसा है। तो इसीलिए ये हमारा जो है ये पूरी तरह से 99 से भी कटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कहा गया कि एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर कितना आएगा। ठीक है, मतलब संख्या यहाँ पता नहीं है, संख्या यहाँ लुप्त है, और उसमें आप 391 से जब डिवाइड करते हैं तो शेष बचता है 58। ठीक, इस प्रकार से 391 आपका यहाँ है, संख्या अज्ञात है, और जब भाग दिया जाता है तो शेष यहाँ नीचे बचता है 58। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन दी है उसमें कहा जा रहा है कि यही संख्या यक्स जो है, इसमें अगर आप 17 से भाग देते हैं तो शेष क्या आएगा। तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे जब संख्या ही नहीं मालूम है। इसे सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है, आपका आराम से काम हो जाएगा। ये जो यहाँ रिमाइंडर आया है 58, इसमें आप 17 से डिवाइड कर दीजिए। 17 जो है इससे 58 में भाग दे दीजिए, और इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से 7 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आराम से आप कर सकते थे। 17 से आपको क्या करना है, 58 में डिवाइड कर देना है, बस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आप देखिएगा जब आप 17 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो 7 होगा, और वही हमारा आंसर होगा। ये भागफल नहीं है, ये रिमाइंडर है, शेष बचा हुआ है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसी ही ट्रिक लगा के आप हल कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए। वही पिछली जो ट्रिक है उसको आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आराम से हल हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5। वही सेम काम इसमें करना है। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कहा गया कि 1 से लेकर 20 इसके बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका आपको औसत ज्ञात करना है। तो इसका औसत तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट में नहीं दिया है, यहाँ भाग वैसे ही बटे के रूप में, मतलब परिमेय संख्या के रूप में उसको दे दिया है। तो आप इसे सीधा सीधा लिख लीजिए 77/8, या हो सकता है कि डिवाइड करके भी दे तो भाग दे दीजिएगा, सिंपल है। औसत में दशमलव लगता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 6 है, मतलब 10 अलग अलग नंबर्स हैं, उनको जब जोड़ के हम उनका एवरेज निकालते हैं तो 6 आता है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए, मतलब कुल मिलाकर संख्याओं की संख्या कितनी है, 10 है। अब ये जो 10 संख्याएं हैं, इनमें प्रत्येक में हम 12 से गुणा कर दें तो जो नया सेट हमारा तैयार होगा उसका औसत क्या होगा। तो इसमें आप 12 को मल्टीप्लाई करके x मान के कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या कोई अनदर आपको ट्रिक पता हो तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर इसका 72 आ जाएगा, इसे हल कर दीजिएगा। औसत वाले क्वेश्चन उतने गड़बड़ भी नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये जूनियर कक्षाओं के बच्चों को परेशान करने वाला क्वेश्चन है, और ये अच्छा होता है इस प्रकार का फिसलने और गिरने वाला, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आ सकता है। देखिए इसे, एक बंदर 12 मीटर लंबे खंबे पर हर 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, लेकिन समस्या यह है कि वो खंबा चिकना है और बंदर फिसल जाता है।
कहीं कहीं कीड़े वाला क्वेश्चन होता है कि एक कीड़ा जो है एक पोल पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कीड़ा हो या बंदर, इसे हल करना है। देखिए 12 मीटर लंबा खंबा है, यानी खंबे की जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर है, और 1 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन हर दूसरे मिनट में वो आधा मीटर नीचे फिसल जाता है। मतलब जब दूसरा मिनट बीतता है, आप समझ लीजिए 1 मिनट में वो क्या करता है, 1 मीटर चढ़ता है, तो 2 मिनट मतलब दूसरा मिनट, तो इसे 2 मीटर कायदे से चढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें से उसका ह्रास कितना हो रहा है, कमी आ रही है 1.5 की। तो इसे आप आराम से माइनस कर सकते हैं, कितने मिनट में वो शिखर तक पहुंचेगा, ये आराम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब 2 मिनट का आप हिसाब पहले कर लीजिए, 2 मिनट में उसे कितना चढ़ना चाहिए, 2 मीटर चढ़ना चाहिए। अब उसमें से वो आधा मीटर फिसल जा रहा है, तो पहले आधा माइनस कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 मिनट का हिसाब, और उसी के हिसाब से यहाँ पे आप कितने मिनट में शिखर तक पहुंचेगा पोल की लंबाई के हिसाब से निकालेंगे, तो आ जाएगा 45 मिनट, यानी उसे जो इसका टॉप है पोल का या खंबे का, वहां तक पहुंचने में पौना घंटा लग जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहां देखिए कहा जा रहा है कि 1848 या 1848 के विषम संयुक्त विभाजक की संख्या कितनी है। विषम संयुक्त विभाजक, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए बताइए। एक ही संख्या दी है और इसका आपको विषम संयुक्त विभाजक पूछ रहा है, तो इसे सॉल्व करने का सही तरीका ये हो सकता है, वैसे तो बहुत सारी इसमें फनी ट्रिक्स लग सकती हैं और आराम से आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करेंगी। जो हर जगह काम करे वो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। इसमें आप इसका गुणनखंड कर लीजिए या लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम वाले प्रोसेस से कर लीजिए। कुल मिलाकर काटना है इसे, तो 1848 को जब आप काटिएगा ना अलग अलग संख्याओं से, इसका गुणनखंड टाइप का करिएगा, तो इसका जो फैक्टर बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार 2 रहेगा, उसके बाद 3 रहेगा एक बार, उसके बाद एक 11 आप लिख लीजिए और एक 7 लिख लीजिए। इन सबको आप पकड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी। अब ये आपका पूरा इसका गुणनखंड हो गया, मतलब इसे आपने टुकड़ों में तोड़ लिया। अब इसका पेयर बनाइए, लेकिन पेयर कैसा होना चाहिए, यहाँ ये कहा है कि विषम संयुक्त विभाजक की संख्या पूछी जा रही है, उसमें सम नहीं शामिल होना चाहिए। तो जो सम संख्या है उनको पहले बाहर कर दीजिए। तो जब आप पेयर बनाएंगे इसका विषम संयुक्त विभाजक वाला, तो ये हो जाएगा 3 × 7, ठीक है, एक पेयर बना। दूसरा जो है वो 7 × 11 हो जाएगा, और उसके बाद जो अगला वाला बनेगा वो 11 × 3 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर जो विषम संयुक्त विभाजकों की यहाँ संख्या है पेयर वाइज, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, तो इसका बी वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। वैसे जो फनी ट्रिक है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हर जगह काम नहीं देगी, यहाँ पे इसका जुगाड़ कर सकते हैं। इन सबको जोड़ दीजिए भाई, तो कितना आएगा, 8 1 9 4 13, 13 और 8 21, ठीक है 21। अब इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, 2 1 3, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये हर जगह काम नहीं करेगा, जो पिछली ट्रिक है उसी को लगाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बजट वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाणिज्य वाला है। इसमें कहा गया कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ा दी जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ ये मत करिएगा कि 10 में 30 जोड़ दीजिए सीधा सीधा, इसमें 43% की वृद्धि होगी। जो प्रतिशत के नियम होते हैं उसके हिसाब से काम करना है। यहाँ सिंपल जोड़ नहीं है कि अंक दिया हुआ है और आपने जोड़ दिया, तो इसका 43% हो जाएगा। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 300 ग्राम का जो चीनी का विलयन है उसमें 40% चीनी है, ठीक है। चीनी और पानी का विलयन होता है, ये आप समझ रहे हैं, तो 40% उसमें चीनी की मात्रा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि उस विलयन में, यहाँ बिलियन नहीं है विलयन है असल में, घोल, तो विलयन में चीनी का जो परसेंटेज है वो 50% हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इसमें कैसे इसको हल करना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप प्रतिशत को ही बिना पेपर और पेन वाली जो ट्रिक आजकल बताई जा रही है उसके हिसाब से कर सकते हैं, मतलब उसमें आप सीधा सीधा उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे बल्कि इसे ट्रिक के माध्यम से हल कर लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप मैथमेटिकल मेथड लगाइए। तो मैथमेटिकल मेथड लगाने का तरीका ये होगा कि 300 ग्राम का जो चीनी का विलयन है उसमें 40% जो है वो चीनी है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि चीनी है कितनी, और उसी हिसाब से फिर चीनी का विलयन 50% हो जाए, कितनी मात्रा हमें और मिलानी चाहिए ये आपको पता लग जाएगा। मतलब परसेंट को पहले संख्याओं में तोड़ लीजिए, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 60 ग्राम आएगा, ठीक। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, 60 ग्राम आएगा। कुछ लोगों ने कुछ और आंसर निकाले होंगे, लेकिन ये वाला सही है। अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया कि व्यक्तियों के समूह में 70% व्यक्ति जो है वो पुरुष हैं, 30% व्यक्ति विवाहित हैं। मतलब यहाँ देखें कहा गया है कि व्यक्तियों का समूह है जिसमें कि 70% जो है वो पुरुष हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी जो 30% है वो महिला होंगी। अब इसमें पूछ रहा है कि 30% जो व्यक्ति हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा 70% व्यक्ति पुरुष हैं, मेल्स हैं, और 30% जो व्यक्ति हैं वो विवाहित हैं। अब ये विवाहित व्यक्तियों का जो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, और पुरुषों का 2/7 भाग जो है वो विवाहित है, तो महिलाओं का कितना अविवाहित है ये आपको बताना है। तो इसमें भाई आप निकाल लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा,
ये आएगा 2/3। ठीक, 2/3 हिस्सा जो महिलाओं का है वो अविवाहित है। 30% महिलाओं का परसेंटेज है टोटल। अब उसमें से जो अनमैरिड महिलाएं हैं उनकी संख्या आपको देखनी थी। इसके बाद 11वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। एक शहर की वर्तमान आबादी जो है वो 48,000 है और हर साल ये 5% बढ़ जाती है। तो 3 साल पश्चात आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, मतलब कितने की वृद्धि होगी, यहाँ प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि ये जो 48,000 है, ठीक है, इसका 5% होगा कितना, और जितना 5% हो ये आपको देखना है। मतलब हर साल ये क्या हो रहा है, 5% बढ़ रहा है। तो एक साल में 5% का जितना भी नंबर आए, 3 साल मतलब उसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस प्रकार से जितना भी यहाँ परसेंटेज निकालने के बाद आंकड़ा आए उसमें 3 से गुणा कर लीजिए, कुल मिलाकर आएगा 7,566। ऐसा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। यहाँ पर एक कार का मूल्य दिया हुआ है। अब कार का मूल्य कितना है देखकर बताइए। 1 लाख है ना, और 1 लाख में कौन सी कार मिलती है, नैनो भी नहीं मिलती। अब उसे 10% की दर से प्रति वर्ष मूल्य ह्रास से गुजरना पड़ रहा है। मतलब 10% उसमें क्या हो रहा है, हर साल मूल्य में कमी आ रही है। तो 5 साल बाद कार का मूल्य क्या होगा, तो कितनी कमी आ रही है पहले ये मालूम कीजिए और उसके आधार पे माइनस करके इसमें निकाल लीजिए, तो कार का मूल्य आपको मालूम हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 59,049 रुपए हो जाएगा। यहाँ अवधि देखिएगा 5 साल बाद। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया कि टेलीविजन की कीमत, मतलब एक टीवी है, उसकी कीमत 25% बढ़ जाती है। अगर बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि जो कीमत है वो मूल कीमत पर आ जाए। मतलब कीमत में वृद्धि कितनी हुई है, 25% की। तो नया मूल्य जो है उसको कितना कम करना पड़ेगा कि मूल कीमत पर आ जाए, तो 20% कम कर दीजिए। ठीक, अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहां देखें, 4 सेंटीमीटर की रेखा है और उसको गोपी जो है वो नापती है। ये लड़की है भाई, ठीक। तो गोपी लड़के का भी नाम होता है, ये यूनिसेक्स नाम है, तो इसमें आप देख रहे हैं। अब इसमें 4 सेंटीमीटर की रेखा है जिसको कि उसने गलती से 4.1 नाप दिया, क्योंकि स्केल में आप देखते हैं कि जो 1-1 सेंटीमीटर का फासला होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप बारीकी से नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब माप में गलती का परसेंट कितना है, मतलब जो मूल आंकड़ा है वो 4 का है और आपने नापा कितना, 4.1। तो इसी के आधार पे आप परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5%। इतना परसेंट जो है ये गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है। अगले वाले को देखते हैं, यानी 15वां। और इसमें कहा गया कि एक फल विक्रेता है जो कि 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है। ऐसा ठेले वाला तो आज तक नहीं देखा। अच्छा, तो 24 आम पर 1 आम फ्री देता है, हो सकता है आम सड़े हों। तो ग्राहक को वो कितनी छूट दे रहा है, यहाँ पर छूट तो दे रहा है, और किस तरह की दे रहा है आप देख रहे हैं, फ्री वाली है। तो इसमें 4% की छूट होगी। आराम से आप इसे कर सकते हैं, ये तो छूट वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 मिनट भी नहीं लगता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। असल में यहाँ क्विज में समय सीमित होता है, तो एक एक प्रश्न को हल करके दिखाना ये संभव नहीं है। थोड़ा बहुत हिंट दिया जा सकता है, बाकी आप इसे खुद भी हल करने का प्रयास कर सकते हैं और प्रश्न इतने कठिन नहीं है। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखें। यदि रामू विजय से, यहाँ राजू है असल में, राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, मतलब उसकी आमदनी जो है वो विजय से 20% ज्यादा है, तो विजय द्वारा अर्जित जो आमदनी है वो राजू द्वारा अर्जित आमदनी के तुलना में कितने % कम है। तो यहाँ दशमलव में नहीं दिया है, दशमलव में जब नहीं दिया है तो 50/3% कर दिया है। आप चाहें तो पॉइंट में निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कपड़े की दुकान पर हैं और 5 मीटर का जो कपड़ा है वो थान से निकाल कर बेच रहे हैं, तो उससे जो आपको मुनाफा हो रहा है वो उस कपड़े के 2 मीटर के खरीद मूल्य के बराबर है। तो अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना है ये आपको मालूम करना है। यहाँ पर आप जो मूल्य है उसके हिसाब से पहले तो दाम निकालिए, उसके हिसाब से परसेंट निकाल लीजिए, तो 40% हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके बिक्री मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है 25 होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये जो लाभ हानि वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें पेपर पेन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इन्हें हल करने में पारंगत हैं तो आराम से इसे कुछ सेकंड में हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिंटू ने 10% की हानि पर एक चीज को बेचा है, मतलब उसने एक सामान बेचा जिसमें कि उसे 10% घाटा लगा। और यहाँ ये कहा गया कि यदि उसने इसे 180 रुपए अधिक पर बेचा होता, बेचा नहीं है, 180 रुपए ज्यादा लेकर बेचा होता तो 2% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यहाँ आप देख लीजिए। मतलब 180 रुपए ज्यादा अगर बेचता, मतलब उतना दाम एक्स्ट्रा जोड़ देता तो 2% का लाभ होता। तो यहाँ पे आप उसका जब परसेंटेज वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो 1500 आएगा, यानी 1500। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 22 नींबू खरीदता है। ये सुनने में अचंभा है।
तथा उन्हें 3 रुपए में 25 की दर से बेच देता है। ठीक है, 3 रुपए में 25 मतलब 3 रुपए में 25 नींबू, ठीक, इस दर से बेच देता है। तो लाभ कितना कमाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आप कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ आप ऐसे हिसाब लगा सकते हैं कि जैसे 1 रुपए में 22 नींबू बेच रहा है, ठीक है, यही है ना इसमें, तो 3 रुपए में कितना बेचेगा, 66 बेचेगा। इसमें आप सिंपल गेस कर सकते हैं, 3 रुपए की बात की जा रही है, तो 1 रुपए का 22 हो गया, 3 रुपए का 66 हो गया। अब इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि जो 66 दिया हुआ है, अब इसमें 22 वाले को जाने दीजिए, जो 66 दिया है ना उसमें से आप 25 को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ 25 की दर से कह रहा है, तो 66 में से आप 25 घटाएंगे, कितना आएगा, 41 आएगा ना। अब यहाँ पे आप जो काम करेंगे वो आपको पता है, मतलब 41 गुणे 100/25 सीधा सीधा कर दीजिए, आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 164%। ऐसे करेंगे, मतलब पहले आप एक काम करेंगे कि इसमें जो 1 रुपए से 22 का हिसाब है उसको लगाएंगे, उसके बाद 3 रुपए में 66 हो जाएगा, और 66 को आप 25 में से माइनस कर दीजिए, मतलब 66 में से 25 को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 41। उसके बाद ये डिवीजन कर दीजिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 से अब मोड चेंज हो गया है और यहाँ से हिंदी शुरू होती है। इसमें कहा गया कि एतन मुरारी, ये शब्द थोड़ा सा विचित्र है, तो एतन मुरारी एक संधि किया हुआ शब्द है, जोड़ा हुआ शब्द है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो इस प्रकार की जो संधियां होती हैं जहां पे व्यंजनों का योग होता है, यहाँ क्या हो रहा है, 2 व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो शब्द बन रहा है, तो ऐसी जो संधि होती है, कॉमन सेंस की बात है कि उसको व्यंजन संधि कहते हैं। आप कॉन्सोनेंट और वॉवल जो होता है उसको सुनते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे जो हिंदी है उसमें भी शब्द और व्यंजन होते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन होते हैं, तो ये व्यंजन संधि है। ठीक, यहाँ देखिए न है, आधा न है और यहाँ म का समावेश है, तो न क्या है, एक व्यंजन है, और म जो है वो भी व्यंजन है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि किसमें स्वर संधि है। तो बाकी को जरा देखिए, यहाँ पर तपोगुण, तपोगुण, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, स्वरों का मेल हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जरा देखिए, राम और यण 2 शब्द थे, और उसके बाद जब दोनों जुड़े तो अ और अ का समावेश हुआ तो बन गया आ, और ये बन गई दीर्घ संधि, तो ये आराम से इसमें स्वर संधि में आ जाएगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के मूल 3 यही प्रकार होते हैं, बाकी तो उनकी शाखाएं हैं। सु और उक्ति, ये संधि विच्छेद किया हुआ है, ठीक है, ये संधि विच्छेद किया हुआ है पहले से, अब इसकी संधि आपको करनी है, तो ये सूक्ति हो जाएगा, मतलब स पे जो छोटे ऊ की मात्रा थी वो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सूर्य प्लस उदय, ये तो सिंपल है। अत्युक्ति, अब इसमें आपको इसे विघटित नहीं करना है, संधि बतानी, तो यण संधि होगी ना, अति प्लस युक्ति, अति और युक्ति को आप जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, अत्युक्ति। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मतैक्य, यानी मत में एकता। अब यहाँ पर ये संधि कौन सी है ये आपको बताना था, तो वृद्धि संधि है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मात्राओं में वृद्धि हो जा रही है, हालांकि मात्राओं में वृद्धि जो है वो दीर्घ संधि में भी होती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो मत और ऐक्य, ये दोनों मिलके क्या बन गया, मत ऐक्य बन गया, ए से ए हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। संधि के सूत्र आप याद कर लीजिए, छोटे छोटे होते हैं और उससे बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सरयूर्मी, लघुर्मी आप जैसे करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे सरयूर्मी है, तो इसमें दीर्घ संधि होती है, मतलब सरयू है और उर्मी है, अब जो छोटा ऊ था वो यहाँ बड़े ऊ में कन्वर्ट हो गया तो बन गया सरयूर्मी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी होता है, अर्थी नहीं होता है, वो अरथी, तो वो जो लाश को ले जाने वाली टिकठी होती है वो हो जाएगी, यहाँ अर्थी है, यानी विद्या का अर्थी अर्थात उसका अभिलाषी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी व्यंजन संधि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो व्यंजन संधि है और एक आपकी स्वर संधि है। तो इसमें आप देखें रसायन, रसायन कोई व्यंजन संधि नहीं है, इसमें व्यंजनों का योग नहीं बल्कि स्वरों का योग हो रहा था, बाकी जो अक्षर थे वो तो पहले की भांति है, लेकिन ऊपर वाले जो तीनों आप देख रहे हैं ना वो असल में व्यंजन संधि के ही प्रकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखिएगा। पावन, ठीक है, अब ये जो शब्द है इसके लिए आपको संधि विच्छेद करना है, तो असल में यहाँ पर पावन नहीं होना चाहिए था बल्कि पवन होना चाहिए था, ये शब्द जो है ना ये गलत लिखा है, पवन होना चाहिए। और पवन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो प अलग हो जाएगा और अन अलग हो जाएगा, थोड़ा देखने में विचित्र लग सकता है लेकिन यही इसका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहा गया कि पीछे आपने देखा पवन, अब उसी का पूछा जा रहा है कि ये कौन सी संधि थी, तो ऐसी जो संधि होती है ना ये अयादि में आती है, अयादि संधि का प्रकार। अगले को देखते हैं, यानी 32 यशोदा,
यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। तो विसर्ग संधि है यश प्लस दा, ठीक है, दोनों मिलके क्या बनेगा, यशदा, मतलब यशोदा। असल में ये शब्द ऐसे लिखा जाता है जहां विसर्ग आपस में मतलब एक शब्द में विसर्ग लगा रहता है और जब जोड़ देते हैं तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, वहां होती है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे यश इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, और दा, अब दोनों को जोड़ दिया तो यश को देने वाली कौन है, यशोदा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यशोदा बहुत अच्छा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय क्या है, ये स्वर संधि है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विसर्ग संधि इसमें से कौन सी है, तो निष्कर्म है, ठीक, विसर्ग संधि। अब इसको लिखेंगे कैसे, निह और कर्म लिखेंगे, ठीक है, यानी कर्म रहित। अब यहां जब विसर्ग हटेगा तो ये जुड़ जाएगा आपस में और यहां आ जाएगा मूर्धन्य निशा और ये बन जाएगा निष्कर्म। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ उत प्लस चारण होता है, त पे हलंत रहता है और जब ये जुड़ता है तो त जो अक्षर है वो च में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, दो वर्णों का मेल होने से होने वाले जो विकार होते हैं या परिवर्तन होते हैं उसको क्या कहा जाता है। अब वर्ण जो है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो ये संधि कहलाता है और क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। अब ये कहाँ से टपक गया, ये 47 है ना, असल में 37 यहाँ लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो भी नंबर है आपको प्रश्नों से मतलब होना चाहिए। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय का आप संधि विच्छेद करिए पहले, पुस्तक प्लस आलय, तो अ और आ का समावेश होके आ बन जा रहा है, ये दीर्घ संधि है। सूत्र अगर आप निकाल लेंगे तो संधि पहचान जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निर्धन में कौन सी संधि है। तो निह और धन से ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बनेगा, ऐसा, निह और धन मतलब धन रहित, दोनों को जब जोड़ देते हैं ना तो जोड़ने पर ये विसर्ग लुप्त हो जाता है और यहाँ पे उड़ंतु रह जाता है, तो बन जाता है निर्धन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की जितनी संधियां होती है जहां विसर्ग का लोप होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। इसके बाद अगले वाले में देखिए रीत्य अनुसार, रीत्य अनुसार लिखा हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो रीति अनुसार हो जाएगा और क्या हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, प्र में पूर्ण वर्ण है। तो प्र में पूर्ण वर्ण का मतलब समझ रहे हैं, आधा और पूरा जो अक्षर है, दो चीज है ना इसमें, प है और र है, तो कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है ये आपसे जानकारी चाह रहा है। तो देखिए इसमें प्र हमें लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें पूर्ण वर्ण जो है वो र है, आप जल्दी से प का उच्चारण कर रहे हैं और र का पूरा उच्चारण कर रहे हैं, प्र अंत में उच्चारण किसका हो रहा है, र का हो रहा है। तो यहाँ र जो है वो पूर्ण वर्ण है और प होता है आधा, मतलब इसको आप समावेशित करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, प और र दोनों मिलके क्या बन जाएगा, नीचे हलंत रहेगा तो प्र हो जाएगा। इसके बाद 41 को देखते हैं। 41 में आपसे कहा गया कि शुद्ध वाक्य बताइए, तो हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये दिया हुआ है। यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अब इसमें जो डी वाला है वो सही है, बाकी सभी गलत हैं। हम अवश्य ही जाएंगे या हम अवश्य जाएंगे, ही लगाने की भी आवश्यकता नहीं, ऐसे लिखेंगे, यह कहना आपकी भूल है, ठीक है। ये जो वाक्य है इसमें भी गड़बड़ है, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, या तो आप संभव ही लगा लीजिए कि मुझसे यह काम संभव नहीं है, और नहीं तो हो सकता ये लगाने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, डी वाला सही है। इसके बाद 42 को देखते हैं। शुद्ध वाक्य यहां से आपको चुनना था, तो इसका सी वाला इसमें सही दिखाई दे रहा है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाकी जो है उनमें समस्या है, जैसे उस वन में प्रातः काल के समय, अब प्रातः काल इसका मतलब ही होता है सुबह का समय, तो अलग से आपको समय लिखने की जरूरत नहीं थी, और सुबह के समय का दृश्य ही बहुत ही सुहावना होता था। हालांकि देखिए जो बी वाला है उसमें भी कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, लेकिन सुबह का समय जो होता है उसको हम एक शब्द में समेट सकते हैं, इतना लंबा लिखने से अच्छा है प्रातः काल। तो मोस्ट जो सुटेबल इसमें सेंटेंस है वो सी वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, और 43 में आपसे कहा जा रहा है, ये 43 है कि 49 है क्या है वो ईश्वर ही जानते हैं, चलिए इसका नंबर जाने देते हैं। सीधा सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि 4 अलग अलग वाक्य दिए हैं, उसमें से शुद्ध क्या है वो बताइए। तो तुम इसका दाम देने जाओ, देते जाओ नहीं, देने जाओ। उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, और बेफजूल बातें मत करो। तो फजूल मतलब खुद ही बेकार होता है, उसमें आपको बे नाम का जो फारसी उपसर्ग है वो अलग से घुसेड़ने की क्या आवश्यकता है, जरूरत नहीं है। फालतू में आप अपनी स्याही और अपना समय बर्बाद करेंगे, तो इसमें आप इसको नहीं चुनेंगे, ये गलत हो गया। फजूल की बातें मत करो, ऐसे होना चाहिए था। तुम इसका दाम देने जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, ठीक है। इसका दाम देने जाओ मतलब कहीं और आप दाम देने जा रहे हैं और चीज वहीं रखी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है।
तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो गलत है। इसका केवल एकमात्र सी वाला सही है, उसकी संतान अच्छी है, ऐसा लिखना चाहिए था। तो कुछ जगह लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं और कुछ जगह वाक्य की संरचना में दोष है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझसे यह काम नहीं हो सकता या मुझसे यह काम संभव नहीं है, ऐसे आपको लिखना था। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है भाई, इसका बी वाला सही है। मैं आपकी भक्ति करता हूँ। ठीक है, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। अब बताइए जरा इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है? ये जो वाक्य है इसमें कहाँ त्रुटि है? बी वाले को इसमें सही ठहराया गया है और सी वाला क्यों गलत हो गया, जबकि ज्यादातर लोगों ने उसी को अटेम्प्ट किया है। तो बात यह है कि मैं आपकी भक्ति करता हूँ, इससे अच्छा है कि आप ये लिख दीजिए कि मैं आपका भक्त हूँ। क्या आवश्यकता है इतना लंबा सेंटेंस लिखने की? अरे आप भक्त हैं तो भक्ति ही करेंगे ना, और कुछ तो करेंगे नहीं। तो सिंपल बात है, वही चीज है, उसको कम शब्दों में कहा जा सकता है। तो बेकार के शब्दों को और बिना वजह की संरचना को घुसाया गया है, इसीलिए सी वाला गलत है। मैं आपका भक्त हूं, इतना पर्याप्त है। भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो उसी में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए। शुद्ध वाक्य बताइए इसमें। तो देखिए इसमें सिर्फ बी वाला सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। बी वाला इसको देख लीजिएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, ना कि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। आयु मतलब समझ रहे हैं, आपकी जो टोटल जीवन, मतलब आपका जो टोटल जीवन है। जैसे मान लीजिए आप ईश्वर के यहाँ से 70 वर्ष की उम्र लिखवा कर आए हैं, ठीक, तो वो आपकी आयु है। और इस समय आप 25 वर्ष के हैं, वो आपकी अवस्था है। ठीक है, आयु के जिस पड़ाव में आप जी रहे होते हैं वो आपकी अवस्था होती है, दोनों में फर्क है। इसके बाद यहाँ पे सही लिखा है वर्ष, मतलब ये अवस्था है। इसके बाद कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इतना ही पर्याप्त है। कर्मचारियों आपने लिख दिया है तो बहुवचन तो वैसे ही है, उसमें कई लगाने की आवश्यकता नहीं थी। हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, यहाँ पे ही लगाने की जरूरत नहीं थी। और मैं हल करने की तलाश में हूँ, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जो भी है नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें देखिए 3 वाक्य गलत है, 1 सही है। तो एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है 4 प्रकार से, लेकिन जो चौथा प्रकार है वही सही है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अधिकांश जो शब्द होता है इसमें भाग और हिस्सा ये सब समावेशित हो जाता है। अधिकांश यानी अधिकतर जो अंश है यानी हिस्सा है, तो अलग से आपको भाग लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें डी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 47। इसमें भी एक ही वाक्य को 3 प्रकार से लिखा है और चौथे वाले में कहा है कोई नहीं। तो आप बताइए शुद्ध तरीका क्या है? पति पत्नी में झगड़े का क्या कारण हो सकता है? ठीक, क्या कारण हो सकता है ये लिखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इसमें वाक्य में मिस्टेक हो गया है, तो हम चाहें तो डी वाले को भी चुन सकते हैं। ठीक, इसमें वाक्य की संरचना में आपको क्रम का भी ध्यान देना होता है, ऐसा नहीं कि आप क्रम का ध्यान नहीं दें। तो पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है या क्या कारण हो सकता है, ऐसे आप लिख सकते हैं। दोनों सही है वैसे, तो इसका बी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ 4 अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं, उसमें से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो मैं आपका दर्शन करने आया हूं, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ना कि आपका दर्शन करने आया हूं। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। यहां आप देख रहे हैं ना, तो इस बात में किसी को संकोच न होगा। कहने की जब बात आती है तभी तो संकोच होता है, तो यहाँ कहना शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं थी। और ये वाला सही है कि मैं अपने बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक, ये सही है। और बाकी देखिए डी वाले को, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। जब आपने एकाध लिख ही लिया तो और लिखने की क्या आवश्यकता है, वो उसी में सब जितनी भी बातें हैं सब आ गई। तो ऐसी एकाध बातें देखने में आती, ऐसा लिखना था। तो चलिए इसका सी वाला सही था। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया विकल्प में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो ये अलग अलग शब्द युग्म है असल में। विकल्प में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। मतलब इस प्रश्न का पूछने का तात्पर्य यह है कि ये जो शब्द युग्म यहाँ दिए हुए हैं अलग अलग 3 प्रकार के, इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत है जलपान को, जलपान के लिए, जलपान को तैयार रहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए था जलपान के लिए। बाकी जितने हैं वो सही है, विकल्प में और उत्तम प्रबंध है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यानी 50वां या जो भी नंबर इसका है। शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है। 4 अलग अलग प्रकार से एक ही वाक्य को लिखा गया है। तो इसमें आप देखें, वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी का मतलब क्या होगा? विद्वान स्त्री। विद्वान महिला जो होती है उसके लिए विदुषी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एक बना हुआ शब्द है। तो आप अलग अलग विद्वान और महिला लिखिए, ये बुद्धिमानी नहीं है। जब शब्द एक बना हुआ है 3 अक्षर में आपका काम हो जाएगा। तो डी वाला सही है, बाकी तरीके गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से अब जनरल नॉलेज आपका स्टार्ट होता है। और राजधानी और देश की मुद्राओं से संबंधित एक छोटा सा वीडियो लॉन्च किया गया था अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा भी होगा हो सकता है।
तो उसमें लगभग सभी देश जितने भी दुनिया के हैं उन सभी की मुद्रा, राजधानी और देश का नाम आप एक साथ देख सकते हैं। एक बार उसे सुन लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एक एक देश को आपको रटने की आवश्यकता है। 2-4 बार आप सुन लेंगे, उसे रिवाइज कर लेंगे, तो जब वहाँ आप ऑप्शन देखेंगे तो उसमें से पहचान सकते हैं। फिलहाल अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान इस समय बहुत गंभीर संकट से जूझ रहा है और वहाँ पे जो तालिबानी आतंकवादी हैं वो निरीह लोगों को मार रहे हैं। बेजुबान जो वहाँ की आबादी है, बेजुबान का मतलब ये है कि उनके सामने बोल नहीं पा रही है और नागरिक मारे जा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मतलब फौज जो है वो डटी हुई है, लेकिन तालिबान वाले ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। ये सब अमेरिका का किया धरा है। अमेरिका वहाँ पे आग लगा के अपने वहाँ से रवाना हो गया है। तो उसकी राजधानी है काबुल और काबुल भी जल्दी ही तालिबानी शिकंजे में आने वाला है, ऐसा अंदेशा है। ये बहुत गंभीर स्थिति है और हमारा पड़ोसी जो है वो खतरे में है, तो हम भी कितने दिन तक सुरक्षित रहेंगे ये सोचने वाली बात। रियाल किस देश की मुद्रा है? ठीक, तो रियाल कहाँ की मुद्रा है? सऊदी अरब की है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? टेंगे है, रियाल नहीं है, दिनार भी नहीं है, लीरा भी नहीं है, टेंगे है। इसके बाद नूर सुल्तान, नूर सुल्तान एक राजधानी का नाम है। अब ये राजधानी कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे भू आवेष्टित देश बने उससे। ओमान राजधानी है। ओमान राजधानी है किसकी? मतलब यहाँ पे ओमान की राजधानी असल में पूछा जा रहा है, तो जॉर्डन हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मपूतो है। ठीक, मोजाम्बिक जो है इसकी राजधानी मपूतो है। ये रूबीज के लिए बहुत फेमस है और भी कई सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, लेकिन अभी नई जो माइंस हैं माणिक्य की वो यहाँ से मिली हैं और बड़ा ही मूल्यवान होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि बर्मा से ही मतलब म्यांमार वाला जो सेक्टर है वहाँ जो मोगोक नाम का क्षेत्र है वहीं से रूबीज की माइन मिलती है और रूबी जो है ये बड़ा हार्ड सबस्टेंस होता है, पदार्थ होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है और हीरे के बाद सबसे ज़्यादा कठोर और मूल्यवान पदार्थ यही होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, लागोस किसकी राजधानी? तो लागोस जो है ये नाइजीरिया की राजधानी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, दिरहम किस देश की मुद्रा है? अरे ये संयुक्त अरब अमीरात की है, ठीक है, यूएई। इसके बाद 59, ग्रीस की मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरो अब बहुत जगह चलने लगा है, जो उनकी प्रारंभिक मुद्रा थी वो सब हटा के अब यूरो चल रहा है। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, मोरक्को की राजधानी रबात है। किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? अभी आपने सुना ना कि कई देशों की मुद्रा यूरो है, तो यहाँ ये पूछा गया कि किस देश की मुद्रा नहीं है, तो डेनमार्क की मुद्रा यूरो नहीं है। बाकी जितनी जगह आप देख रहे हैं ना, बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन, इन सभी जगह पे अब यूरो चलने लगा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, उत्तरी कोरिया की, ये जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है ये आपस में झगड़ा करते रहते हैं। फिलहाल वॉन यहाँ की मुद्रा है करेंसी के तौर पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, रूबल यहाँ की मुद्रा है, रूस की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है, रूबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? तो यहाँ रोमानिया जो है इसकी मुद्रा यूरो नहीं है, बाकी जितने देश आप देख रहे हैं जैसे साइप्रस है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवाकिया है, इन सब की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? डॉलर भी बहुत जगह चलता है, तो जमैका में चलता है, त्रिनिदाद और टोबैको वाला जो एरिया है वहां भी चलता है, कनाडा में भी चलता है, लेकिन मैक्सिको की मुद्रा डॉलर नहीं। ठीक है, मैक्सिको की मुद्रा डॉलर नहीं। अगले वाले को देखें, क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, पीसो किस देश की मुद्रा है ये आपको बताना है। तो मैक्सिको की मुद्रा है भाई। पीछे नीचे आपने देखा था ना, मैक्सिको की मुद्रा डॉलर नहीं है, तो पीसो वहां की मुद्रा है। इसके बाद 68 को देखिएगा, किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? तो फिर यहाँ वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन देश के नाम बदल गए। अर्जेंटीना में डॉलर नहीं चलता है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, इन तीनों जगहों पे डॉलर चलता है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन या जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो काफी मामलों में इंडिपेंडेंट हैं और डॉलर वाली भी बात आती है तो उसमें आप देखें कि यहाँ क्रोना जो है इसकी करेंसी है। 70 को देखिएगा, रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है, यहाँ आप देख रहे हैं बुखारेस्ट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो वर्ल्ड अर्थ डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस की तारीख है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये वही मजदूर दिवस की बात हो रही है, 1 मई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो इसकी तारीख है 31 मई। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, भारत ही इसका सौजन्य करता है। विश्व जनसंख्या दिवस, ये सब आप जानते हैं, 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है उसके अवसर पे, तो ये 29 अगस्त की तारीख है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये आने वाला है 8 सितंबर। इसके बाद देखते हैं आगे, और विश्व हिंदी दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उसकी तारीख भी आप बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हिंदी दिवस भी सितंबर में ही पड़ता है।
कम से कम भारत तो सेलिब्रेट करता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 को देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अहिंसा के पुजारी कौन थे? गांधी जी, इसलिए उनका जन्मदिन है 2 अक्टूबर, उसी में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 1 दिसंबर की तारीख। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस ये कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले वाले को देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसके बाद मानवाधिकार दिवस की तारीख भी बता दीजिए, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सब याद करने के पर्पज से दिया हुआ है, आप इन्हें रट लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। वैसे आप देखेंगे तो पूरे साल भर हर तारीख को कोई ना कोई दिवस होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वहां से बन सकता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इसके बाद 84 में चलते हैं, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक, इसके बाद 85 विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ये इंटरनेशनल वाला है। कभी कभी क्या होता है कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जो दिवस होते हैं उनकी तारीखों में अंतर होता है, तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय है कौन सा राष्ट्रीय है ये आपको ध्यान देना होगा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये सब इंटरनेशनल डे है, तो जो इंटरनेशनल डेज होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अब देखिए ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं ना कि कई बार बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम रहती, क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत सारे डाटा को एक साथ स्टोर करके और एक ही समय पर रिकॉल नहीं कर सकता। ये एक उसकी सीमा है, लिमिट है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान या कितना भी पहुंचा हुआ आदमी क्यों ना हो। जैसे आपने सृष्टि जयंत देशमुख का इंटरव्यू, मतलब मॉक इंटरव्यू देखा होगा, कोचिंग संस्थान की ओर से जारी किए जाते हैं, तो उसमें आपने सुना होगा कि उनसे पूछा जाता है कि 8 मार्च को क्या रहता है, मतलब घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है, तो वो उसे नहीं बता पाती हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तारीख है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं मालूम रहा होगा, लेकिन उस समय वो रिकॉल नहीं कर पाए। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए आप सतर्क होकर जाइएगा। जितने अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो बड़े फैक्चुअल होते हैं, तो यहाँ यही फैक्ट आपको पार लगाएंगे। अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये 19 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, 15 मार्च की तारीख। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है 12 अगस्त, उस दिन मनाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पहले के जमाने में मकर संक्रांति जो थी वो 12 अगस्त को पड़ती थी। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगी, यहाँ थोड़ी सी समस्या है। जो नेशनल और इंटरनेशनल डे वाला सिस्टम है ना, वो यहाँ आ गया है, दोनों तारीखें दी हुई हैं। तो देखिए राष्ट्रीय दिवस जो है, मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के दिन। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, मतलब विश्व स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी तारीख 12 अगस्त है। ये दोनों तारीखें अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वाला हमारा नेशनल डे है और ये विवेकानंद की जयंती है, लेकिन 12 अगस्त वाला जो है वो इंटरनेशनल है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 को देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय वियना में है, ध्यान दीजिएगा, वियना में है। क्वेश्चन नंबर 92 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में होगा, और कहां होगा? अगले वाले को देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये एक स्वैच्छिक स्वयंसेवी संगठन है और अभी हाल फिलहाल में, मतलब कुछ समय पहले, भारत सरकार ने इसे भारत में बैन कर दिया है। मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को उठाना और मानवाधिकारों का संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है। अब ये कितना सही है कितना गलत वो अलग चीज है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? लंदन में। इसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का बहुत नाम सुनते हैं, पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। इसके बाद ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बता दीजिए, वियना में है। ये सऊदी अरब में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये वियना में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये यूनिकटॉड है, मतलब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इसको कहा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन या संगठन आप दोनों कह लीजिए, क्योंकि जो संगठन होते हैं वही सम्मेलन आयोजित करवाते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 विश्व बैंक का मुख्यालय, तो वॉशिंगटन डीसी में ही रहेगा, ये तो कॉमन चीज है और इतना सरल पूछेगा नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने वाले जो देश होते हैं वो राष्ट्रमंडल की शर्तों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और इससे उनकी संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत भी उसका सदस्य है, तो लंदन इसका मुख्यालय है। इसके बाद देखिए एशियाई विकास बैंक और सौजन्यकर्ता कौन है? ब्रिटेन था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है क्या है? तो यहाँ एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। इसके बाद अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय भी बता दीजिए, तो अदिस अबाबा इथोपिया में है। ये इथोपिया आप समझ सकते हैं कौन सी लोकेशन है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी 101, यहाँ पे यूएनईपी का जो मुख्यालय है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो वो आप देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय है नैरोबी में।
अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में है। ठीक, आगरा में है। यहाँ फतेहपुर सीकरी के भ्रम में मत रहिएगा, सिकंदरा आगरा वाला जो क्षेत्र है वहां इनका मकबरा स्थित है, सिकंदरा। इसके बाद 103 को देखिएगा, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो भाई महाराष्ट्र में है, तो सिंपल है। इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जो पर्यटन स्थल यहाँ नीचे दे रखे हैं उसमें से महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है? तो एलिफेंटा की केव्स, मालाबार हिल्स, टावर ऑफ साइलेंस और बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन है बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल में। बाकी जितने आप ऊपर के देख रहे हैं वो सब कहाँ पर है? ये सब महाराष्ट्र में है। तो जो है उनको भी याद रखिए, जो नहीं है उसकी लोकेशन भी याद रखिए। अब बोटेनिकल गार्डन यहाँ बता भी दिया है कि कहाँ पर है। पीछे क्वेश्चन में आया कि भाई महाराष्ट्र में नहीं है, तो महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये कोलकाता में है, मतलब वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। और ये जो बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पूरा एक बहुत बड़े आकार का बरगद का वृक्ष है, जो कि द ग्रेट बनियान ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़े दायरे में फैला हुआ है। टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये मस्जिद है कोलकाता में। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है? मैसूर नहीं होगी, हालांकि उसका क्षेत्र मैसूर था, लेकिन ये जो मस्जिद है इसकी लोकेशन कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पर कौन सा जो भारतीय पर्यटन स्थल है वो दिल्ली में स्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो दिल्ली में आपका इंडिया गेट है, यहाँ देख लीजिए, जंतर मंतर है और लोधी गार्डन है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया ये दिल्ली में नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, हावड़ा ब्रिज कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है, और कहाँ रह सकता है? और अगले वाले को देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में है, विक्टोरिया मेमोरियल को आप देख रहे हैं। 110 और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शालीमार बाग कहाँ पर है? तो शालीमार बाग ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसकी लोकेशन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर इस क्विज को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।